Mohammad Waiskarni, IBA, JEST, HM, and USE teacher alumni. So we have conducted the second mock test for the IBA screening test, BPS 5 to BPS 15. So this is the complete solution of the second mock test for two portions or two sections. Number one is English and the second one is Science. तो सबसे पहले जी हम इंग्लिश का पोर्शन हमारे सामने है और इंग्लिश का पोर्शन को डील करते हुए हमारे पास पहला जो सवाल आता है वो आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का. सो व्हाट इज़ द बेसिक टेक्निक बिहाइंड द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन हाउ टू टैकल द क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. सिंपल सी बात है, आपने सबसे पहले क्या करना होता है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. क्यों जी? इसके पीछे रीज़न हो सकता है कि जी पहले ही हम क्वेश्चंस क्यों पढ़े. तो सिंपल सी बात है कि अगर आप पहली रीडिंग करते हैं, पहले रीडिंग करने के बाद आपको जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं होती और उसके बाद फिर आप एकदम जाके क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा आप पैसेज की तरफ आ जाते हैं. तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ योर फर्स्ट रीडिंग? यू आर ओनली वेस्टिंग योर टाइम. सो वी कैन सिंपली गो थ्रू टूवर्ड्स द क्वेश्चंस. ठीक है, क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे. क्वेश्चंस हमें क्या कहते हैं? क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा हो सके कि जी हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो है कौन से. जब भी आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस के अंदर कीवर्ड होते हैं. कीवर्ड क्या होते हैं मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपने कॉम्प्रिहेंशन को डील किस तरह करना है. मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है हाउ मैनी. इसमें से आपने सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि हाउ यू आइडेंटिफाई द कीवर्ड इन अ क्वेश्चन. हाउ मैनी ब्रदर्स हैव यू. तो यहाँ पे व्हाट इज़ द कीवर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन? सिंपल सी बात है, हाउ आर नहीं है ना हैव यू है. तो यहाँ पे ब्रदर जो है वो है हमारे पास कीवर्ड. ब्रदर क्या है? कीवर्ड. तो इसी तरह ही हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर एक कीवर्ड होता है और कीवर्ड को हमने अपने दिमाग में रखना होता है और वो कीवर्ड ही हमें उसके सॉल्यूशन की तरफ लेके जाता है. सो होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा और आपको समझ आ चुका होगा कि व्हाई वी रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है जी? पहला क्वेश्चन है वन कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज दैट द स्टोन एज पीपल लिव्ड ऑन सेंट मार्टिन इन द ईयर. अब देखिए जी यहाँ पे ये स्टोन एज एक वर्ड है, उसके बाद है सेंट मार्टिन. ठीक है, स्टोन एज पीपल और उसके बाद सेंट मार्टिन, दो कीवर्ड हैं. अब जब भी पैसेज के अंदर कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी तो हम एकदम देखेंगे कि वो कहीं इनसे रिलेटेड तो नहीं है. मतलब जहाँ पे भी वर्ड स्टोन एज पीपल आएगा और जहाँ पे भी वर्ड सेंट मार्टिन आएगा, ये दोनों वर्ड्स जहाँ पे भी आएंगे तो आपने एकदम वहाँ पे केयरफुली पढ़ना शुरू कर देना है कि उधर ही कहीं इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही होगी. सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट द कैरिब इंडियंस. मतलब यहाँ पे देर आर फोर ऑप्शंस में से आपने देखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है. ठीक है, एक ऑप्शन जो है सही नहीं है. अब कैरिब इंडियंस जो हैं, कैरिब इंडियंस भी आपका कीवर्ड बन गया. तो देखें कि 3 कीवर्ड हो गए अभी तक आपके, स्टोन एज पीपल, सेंट मार्टिन और कैरिब इंडियंस. नंबर 3 जी क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज द कैरिब इंडियंस वर फाइनली डिफीटेड बाय. ठीक है, कैरिब इंडियंस तो आपके पास पहले ही कीवर्ड है, बट यहाँ पे आपके पास जो कीवर्ड मिला है वो फाइनली डिफीटेड बाय. उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 वन कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज दैट द अंडरलाइन वर्ड स्ट्राइफ. तो स्ट्राइफ यूज़ हुआ हुआ है किसके अंदर? पैसेज के अंदर. तो आपने वहाँ से देखना है कि स्ट्राइफ का मतलब क्या है. उसके बाद लास्ट अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल प्रेजेंट डे सेंट मार्टिन, जो हमारे पास प्रेजेंट डे सेंट मार्टिन वो कहाँ है. ठीक है जी, तो अब देखें आपके पास कीवर्ड्स हो गए. कीवर्ड्स अब आपके पास हो गए तो आप इजीली क्या करेंगे? इजीली टैकल कर सकेंगे. ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसको वन बाय वन करके पढ़ते हैं. ठीक है, इंडियंस inhabited all the islands of the West Indies and were a peaceful people living under the guidance of their chiefs. तो यहाँ पे पीसफुल पीपल की कोई ना कोई बात हुई थी, बट आप ये जहन में बिठा लें कि क्या बात कर रहे हैं कि जी जो वेस्ट इंडीज़ के लोग हैं वो क्या हैं? पीसफुल लोग हैं और वो अपने चीफ के रहनुमाई और गाइडेंस के अंडर रहते हैं. 300 years आफ्टर द अराबिक फर्स्ट अराइव्ड ऑन सेंट मार्टिन. तो आपको सेंट मार्टिन याद आया जी? आपका क्या था? कीवर्ड था इन द
ठीक है। तो अब हम जाते हैं दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ और आपको पता चल सके कि जी वहाँ पे इस तरह का कोई कीवर्ड था या नहीं। देखें, वन कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज दैट द स्टोन एज पीपल लिव्ड ऑन सेंट मार्टिन इन द ईयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी कुछ इस तरह की बात ही हो रही है। देखें, जो पीपल्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं वो ऑन सेंट मार्टिन इन द 30s, यहाँ पे देखें आपको एकदम ही पहले सवाल का जवाब मिल गया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपके पास कौन सा है, नंबर 1 का राइट ऑप्शन आपके पास है डी। ठीक है, कि वो कब रह रहे थे, देखें सिंपल, पीपल लिव्ड ऑन सेंट मार्टिन इन द ईयर 13s। ठीक है, 1300 AD के अंदर वो लोग वहाँ रह रहे थे। तो आपको इस तरह अपने पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया व्हाइल यू आर रीडिंग द पैसेज। आगे चलते हैं, आगे जी क्या कह रहा है, दे वर डिफीटेड के बारे में भी कुछ हुआ था, एंड फोर्स टू अबंडन द आइलैंड बाय अ हॉस्टाइल ट्राइब ऑफ इंडियंस ऑरिजिनेटिंग इन साउथ अमेरिका, दिस न्यू ट्राइब कॉल्ड द कैरिब। तो अब यहाँ पे असल में ये जो वहाँ पे जो डिफीटेड की बात हो रही थी, डिफीटेड की बात की जा रही थी कि कैरिब ने कैरिब को किन लोगों ने डिफीट किया। ठीक है, कुछ डिफीटेड की आप यहाँ पे देख लेते हैं हम, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आ रहा है यहाँ पे हमने डिफीटेड की बात हुई भी देखी है। डिफीटेड की बात कहाँ पे हो रही है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हो रही है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द कैरिब इंडियंस वर फाइनली डिफीटेड बाय, तो कैरिब इंडियंस किससे डिफीट खाई थी उन लोगों ने। ठीक है, सिकनेस एंड फोर्स लेबर से खाई थी, द मोर अग्रेसिव आर्विक ट्राइब से खाई थी, या द डच वेस्ट इंडिया कंपनी से खाई थी, या फ्रेंच एक्सप्लोरर से खाई थी। ठीक है, किससे खाई थी। अब डिफीट की तो बात हो रही है, बट यहाँ पे बात क्या हो रही है, कैरिब इंडियन ने किससे जो है डिफीट खाई थी। तो कैरिब इंडियन ने अब किससे डिफीट खाई है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे असल ये जो बात हो रही है ना, ये वाली डिफीट की, ये डिफीट की बात हो रही है कि वो इंडियंस जो वहाँ पे रहते थे पहले से, उन लोगों को यहाँ से निकाला गया और फिर जी उनको डिफीट किया गया। किन लोगों ने, कैरिब्स ने। वो वहाँ पे फिर जो न्यू ट्राइब आया वो कैरिब आया। बात जो सवाल के अंदर पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि कैरिब को डिफीट किसने किया। ठीक है, ये थोड़ी सी मिसकन्फ्यूजन हो जाएगी कि डिफीट का वर्ड आ गया और आपने देख लेना है डिफीट हुआ है और वहाँ पे ऑप्शंस भी दिखा हुआ है, द फोर्स अराविक जो है ना, द होस्टाइल अराविक ट्राइब। तो यहाँ से इस तरह आपने गलत नहीं कर देना। ठीक है, ये इस तरह के जो है ट्रिक्स बीच में रखी हुई होती हैं कि एक वर्ड यूज़ कर लिया जाता है और वो दोबारा आ जाता है, तो इंसान बोलता है कि यही राइट ऑप्शन है, बट यहाँ पे ये राइट ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बात पूछी ये जा रही है कि कैरिब जो है उनको डिफीट किसने किया। यहाँ पे तो कैरिब ने डिफीट किया है। ठीक है जी, द कैरेबियन सी वाज नेम्ड आफ्टर देम, तो कैरेबियन सी उनके बाद नाम रखा गया। अनलाइक द अराविक्स दे हैड नो परमानेंट चीफ्स और लीडर्स। ठीक है, जो अराविक थे उनका कोई परमानेंट चीफ और लीडर्स भी नहीं था, एक्सेप्ट इन टाइम्स ऑफ स्ट्राइव। ठीक है, स्ट्राइव का वर्ड कुछ पूछा गया था। ठीक है, स्ट्राइव का मतलब क्या है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका कोई परमानेंट लीडर और चीफ नहीं था एक्सेप्ट इन टाइम्स ऑफ स्ट्राइव। तो स्ट्राइव का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देख लें आप लोग, ये हमारे पास कहाँ गया जी, क्वेश्चन नंबर हमें जो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमें 4 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, वन कैन इन्फर फ्रॉम द पैसेज दैट अंडरलाइन वर्ड स्ट्राइव मीन। स्ट्राइव मीन का मतलब होता है वॉर। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी। अब यहाँ पे एक बात आपने जहन में रखनी है कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि जी जब 1 हो गया तो 2 करेंगे, तो ही 3 करेंगे, फिर ही 4 पे जाएंगे। ऐसे नहीं करना, जिद नहीं करनी, आपने 1 बाय 1 जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है आप उसके हवाले से सिर्फ पैसेज के अंदर, तो आपने वहाँ से उसको डील करते जाए। ठीक है, ऐसे ही अपना टाइम ज़ाया मत करें, क्योंकि टाइम ज़ाया करेंगे तो अल्टीमेटली आपके टाइम शॉर्ट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा और उसके अंदर आप कुछ गलत करेंगे अपने पेपर के साथ। आगे पढ़ते जी, एंड दे वर एक्सट्रीमली वॉर लाइक, और वो क्या थे जी, वॉर लाइक थे, वर्स थे। ठीक है, दे वर कैनिबलिस्टिक, ईटिंग द इनिमी वॉरियर्स दे कैप्चर्ड। अच्छा जी, इनफैक्ट दे द वेरी वर्ड कैनिबल comes from the Spanish name for the Carib Indians. The Spanish arrived in the 15th century. Unfortunately, they carried disease to which the Indians had no immunity. Many Indians succumbed
to common European illness, other died from the hard labor forced upon them. ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था जो डिफीटेड की बात आ रही थी, तो वो डिफीट किससे हुए थे, वो मार उन लोगों ने किससे खाई थी। अब ज़रूरी नहीं है कि जंग ही लगी और फिर ही शिकस्त हुई हो। अब डिफीट का जो कॉन्सेप्चुअल मीनिंग है, कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है, उसको आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे वर टू कॉमन यूरोपियन इलनेस एंड अदर डाइड फ्रॉम हार्ड लेबर फोर्स्ड। ठीक है, इलनेस एंड हार्ड लेबर फोर्स्ड की वजह से वो क्या हुआ था जी, वो मरे थे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी कुछ इस तरह की ही इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। कहाँ गया जी, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द कैरिब इंडियंस वर फाइनली डिफीटेड बाय सिकनेस एंड फोर्स लेबर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ए, इसकी वजह से ये लोग मरे थे। ठीक है, डिफीट का मतलब यहाँ पे लड़ाई नहीं है। वैसे अगर आप देखेंगे पैसेज को अच्छी तरह पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन बी लग रहा होगा, बट ऑप्शन बी बिल्कुल नहीं है। अब हमारे पास 1 भी हो गया, हमारे पास 3 भी हो गया, हमारे पास 4 भी हो गया। ठीक है जी। अब हमारे पास 5 और 2 बचे हैं, तो अब हम 2 को देख लेते हैं। सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द कैरिब इंडियंस, द सी वाज नेम आफ्टर देम। ये तो बिल्कुल है, जिसका नाम कैरिबियन सी रखा गया है। उसके बाद ही दे एट ह्यूमन फ्लैश कैनिबलिस्टिक, हमने बिल्कुल इस तरह पढ़ा था कि वो जी क्या खाते हैं, ह्यूमन का गोश्त खाते हैं। उसके बाद क्या है, दे सेटल्ड आफ्टर डिफीटिंग द अराबिक इंडियंस, वो जी कब सेटल हुए थे, अराबिक इंडियंस को डिफीट करने के बाद। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन है, देवर पीसफुल, हाँ पीसफुल का भी वर्ड था, पहले सेंटेंस के अंदर पीसफुल का वर्ड आया है, बट यहाँ पे पीसफुल पीपल लिविंग अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर चीफ्स, बट यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, पीसफुल फिशरमैन्स, हंटर्स एंड फार्मर्स। तो इस तरह की तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि वो फिशरमैन भी थे, हंटर भी थे और फार्मर्स भी थे। तो ये इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे जो हमसे सवाल पूछा गया था उसके हवाले से जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या है जी, डी। हमारा सॉरी जी, हमारा राइट ऑप्शन है बी। राइट ऑप्शन क्या है, बी है हमारा राइट ऑप्शन। अच्छा जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 रह गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल प्रेजेंट डे सेंट मार्टिन। तो प्रेजेंट डे के अंदर सेंट मार्टिन कहाँ है। ठीक है, ये करंट सवाल है, ये पैसेज के हवाले से सवाल नहीं है। काफ़ी दफ़ा इस तरह होता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल द प्रेजेंट डे सेंट मार्टिन। अब हमने सेंट मार्टिन तो पढ़ा है, पर ये प्रेजेंट डे के हवाले से पूछ रहा है। तो प्रेजेंट डे के हवाले से ये स्पेनिश के पास भी नहीं है, इंडिपेंडेंट भी नहीं है, और इज़ अ पार्ट ऑफ यूएस वर्जिन आइलैंड भी नहीं है। ये जो शेयर कर रहा है बाउंड्री वो फ्रेंच और डच के साथ करता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, सी। तो कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से आपको तकरीबन क्लियर हो चुका होगा कि आपने कॉम्प्रीहेंशन को किस तरह डील करना होता है। अब जी हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है सिनोनिम का। सिनोनिम किस तरह के जी, आर बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। तो जी सिनोनिम बिल्कुल इस तरह के जिस तरह आईबीए ने अपने सैम्पल पेपर के अंदर दिए थे, और ये मॉक टेस्ट करवाने का मकसद ही ये था कि जी स्टूडेंट्स को बिल्कुल एज इट इज़ एज जो है इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि उनको पता चल सके, वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकें वाइल फॉर द फ्यूचर टेस्ट। सो जी क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दे फोर्स्ड टू वर्क लॉन्ग आवर्स विदाउट पे। ठीक है, तो फोर्स का मतलब क्या होता है, जान लगाना, सबको पता है, यहाँ पे वर्ब है, तो नन ऑफ दीज को तो छोड़ दें। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है बात करना। इनएफिशिएंट का मतलब होता है जो काम का ना हो। ड्राइव, ठीक है, ड्राइव भी जब भी की जाती है तो फोर्स लगती है, मतलब ताकत का ही काम है ना। अब आप यहाँ पे देख लें, डिक्लेरेटिव भी कोई ताकत का काम नहीं है, इनएफिशिएंट भी कोई ताकत का काम नहीं है, तो ताकत का काम यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ड्राइव। तो ड्राइव यहाँ पे क्या है, सिनोनिम। ड्राइव क्या है यहाँ पे, सिनोनिम। ठीक है जी। तो दूसरे जो हैं वो कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग के अंदर नहीं आ रहे, तो इस वजह से राइट ऑप्शन 6 का है ए। उसके बाद द आंसर इज रियली क्वाइट सिंपल। द आंसर इज रियली क्वाइट सिंपल। स्टिफ की मीनिंग बिल्कुल सिंपल नहीं होती। सिवियर का मतलब तो बड़ा ही अजीब सा होता है जी, खतरनाक किस्म का। ठीक है, जो बिल्कुल सीधा ना हो, अनइवन हो। इसी तरह ही ऑलवेज का मतलब हमेशा, बट यहाँ पे तो बात सिंपल की हो रही है। बोलते हैं ना दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। तो वेरी और सिंपल क्या है जी, एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है,
उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं एक और बात बता दूं कि ये आप जो है सिनोनिम और एंटोनिम ये जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं ये आप डिक्शनरीज में से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि नहीं जी ये तो नहीं होना, या फिर भी कुछ माइंड में कन्फ्यूजन हो रही है, तो मैं आपको रेफ़र करता हूँ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी या मरियम वेबस्टर। काइंडली आप उस डिक्शनरी को देखिए, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि जी वाकई ही इस वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम यही वर्ड है जो कि हमारी मॉक टेस्ट के अंदर दिया गया है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। द हैंड फील्स रेडी फॉर न्यू चैलेंजेस। द बैंड फील्स, मैंने हैंड्स पढ़ दिया था, बैंड है। द बैंड फील्स रेडी फॉर न्यू चैलेंजेस। तो चैलेंजेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। चैलेंज का मतलब होता है कि कोई भी बात आपको कही जाए तो आप बोले हाँ ये चैलेंज है, ठीक है। अब चैलेंज की कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, बिलीव तो बिल्कुल नहीं है। सॉल्यूशन क्वेश्चन का होता है। एक्सेप्ट, चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है पर सिनोनिम नहीं है। चैलेंज का मतलब क्या है, चैलेंज का मतलब होता है शिद्दत, और शिद्दत के साथ आपके अंदर क्या होता है, किक भी जब मारी जाती है तो वो भी शिद्दत के साथ ही होती है। तो ये है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। आपको एक कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन दिया जाता है और फिर उसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाता है कि आप उसका नियरेस्ट सिनोनिम ढूंढ पा रहे हैं या नहीं पा रहे। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है सी। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पीपल हु आर लिविंग इन वांट। पीपल हु आर लिविंग इन वांट। तो अब इन वांट का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है जी। जो हमारे पास वांट है, वांट का मतलब क्या होता है, वैसे तो चाहना होता है, बट अब हम नीचे देखें जी, वांट का मतलब लेक भी होता है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में अगर आप इसका सिनोनिम देखेंगे तो वांट का मतलब होता है ज़रूरतमंद। ज़रूरतमंद कौन होता है, जो ख्वाहिश कब करता है, जब उसके पास लेक होती है, ठीक है। तो हैव तो बिल्कुल नहीं है, होगा तो फिर कमी किस बात की। मोर का मतलब ज़्यादा, और वेल्थ का मतलब दौलत। तो ये तीनों ही इसके जो ऑप्शन है वो नहीं मैच हो रहे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अंदर। जो एक वांट का मतलब लेक होता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो हमारा ए है। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 10। ही इज़ अ केयरफुल ड्राइवर। ही इज़ अ केयरफुल ड्राइवर। तो यहाँ पे जी केयरफुल बोलते हैं ना, केयरफुल हो गए चलाएं जी। अनसेफ तो इंटरनम हो गया। उसके बाद एक्सपीरियंस इज एन अदर थिंग, अगर आप बात करें केयरफुलनेस की। हेडलेस का मतलब जिसके पास दिमाग ही ना हो, तो बोलते हैं ना केयरफुल का मतलब अलर्ट होके चलाओ। तो अलर्ट यहाँ पे क्या है, अलर्ट हमारा सिनोनिम यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अंदर राइट ऑप्शन केयरफुल का अलर्ट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। दिस इज द मोस्ट डिलीशियस आइसक्रीम। दिस इज द मोस्ट डिलीशियस आइसक्रीम। तो यहाँ पे डिलीशियस का मतलब क्या है, डिलीशियस को देख के हम बोलते हैं ना बड़ा ही मज़ेदार, डिलीशियस, मुंह में पानी आ जाता है ना जब भी डिलीशियस को देखते हैं। तो इस वजह से इंसिपिड बिल्कुल नहीं है इसकी मीनिंग, फ्लैट भी नहीं है, और यक्की भी नहीं है। यहाँ पे जो इनकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो है वेलकम। जब भी डिलीशियस की बात होती है तो ये तीन ऑप्शंस की तो बात होती ही नहीं ना, डायरेक्टली जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग मिल रही है वो वेलकम। डिलीशियस को हम वैसे ही वेलकम करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे जी, वेलकम। इसका सिनोनिम क्या है, वेलकम है। आगे चलते हैं जी, एक मिनट जी। हाँ जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, डोंट स्पेंड मोर मनी देन यू कैन अफोर्ड। ठीक है जी। अब अफोर्ड का मतलब क्या होता है, एक मिनट जी, अफोर्ड का मतलब क्या होता है। अफोर्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपकी वुसअत में है या नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें जी, अफोर्ड यहाँ पे क्या है, काम का मतलब बिल्कुल सुकून होना। इसी तरह ही एक्सपेंसिव का मतलब तो महंगा होना, ठीक है जी। और उसके बाद है इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट भी यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रही। अब ये तीनों जो मीनिंग्स हैं वो इसके साथ मैच नहीं कर रही। तो अफोर्ड की जो राइट ऑप्शन है वो है गो। अफोर्ड का राइट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग जो है वो गो यूज़ हो रहा है, क्योंकि अफोर्ड के साथ एक्सपेंसिव भी मैच नहीं होता, इनकंसिस्टेंट भी मैच नहीं होता, काम भी मैच नहीं होता। गो जब आप करते हैं तो फिर आप अफोर्ड करते हैं, ठीक है जी। तो गो और अफोर्ड ये दोनों ही कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अंदर सिनोनिम है। आप डिक्शनरी के अंदर चेक कर सकते हैं। मुझे स्टूडेंट्स के पूछा जा रहा था कि सर क्वेश्चन नंबर 12 को एक्सप्लेन करें कि गो किस तरह होगा। तो गो बिल्कुल जी यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल मीनिंग के अंदर अफोर्ड के साथ गो जो है यूज़ हो रहा है, और सिनोनिम अफोर्ड का गो है। क्वेश्चन नंबर 13, वी हैव जस्ट लर्न ही वॉज इल।
वी हैव जस्ट लर्न ही वॉज इल। तो यहाँ पे लर्न का मतलब क्या है? लर्न का मतलब आपको पता होगा, पास ओवर भी नहीं है, हेयर भी नहीं है, लेफ्ट भी नहीं है, क्या है? मेमोराइज, जो कि हम अक्सर अपने टेस्ट के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे राइट ऑप्शन है ए। आगे चलते हैं जी इंटोनिम्स की तरफ। इंटोनिम्स क्या हैं? दे वर ब्रीथलेस विद एंटीसिपेशन। ब्रीथलेस का मतलब, अब ये इंटोनिम है। काइंडली जब भी आप इंटोनिम के साथ डील करें तो आपने ये देखना है कि आप इंटोनिम ही कर रहे हैं, तो बार बार अपने आप को इंटोनिम इंटोनिम बोलते जाएं। काफ़ी दफ़ा क्या होता है, जब आप सिनोनिम करके हटते हैं तो आप डायरेक्टली इंटोनिम के साथ करना शुरू कर देते हैं, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जल्दी के अंदर आप जो है सिनोनिम का आपका माइंड चल रहा होता है और सिनोनिम के हिसाब से उसका जो है ऑप्शन जो है वो जो सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाली गलती आपने नहीं करनी। तो देवर ब्रीथलेस विथ एंटीसिपेशन। तो ब्रीथलेस का मतलब क्या होता है? जब आपको सांस ना आ रही हो, ठीक है जी। तो फ्लीट बिल्कुल नहीं है, डिजीज जिप्पी बिल्कुल नहीं है, एनिमेट, एनिमेट का मतलब होता है एनिमेशन करना, ठीक है, हरकत करना। तो हरकत आप कब करते हैं? जब आपके अंदर सांस होती है, ठीक है। तो ब्रीथलेस मरा हुआ एक किस्म का, और एनिमेट का मतलब जो मूव कर सके। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? डी। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 15। सिलेक्ट ऑन ऑफ द अबो। सिलेक्ट ऑन ऑफ द अबो। अब यहाँ पे फील्ड भी नहीं है, ठीक है, इंटरनम ढूंढना है हमने, ठीक है। अबो क्या है? हमने इंटरनम ढूंढना है, तो अबो का इंटरनम होगा बिलो, ठीक है। ब्लेस भी नहीं है, पैराडाइज भी नहीं है, तो यहाँ पे अबो का जो इंटरनम होगा वो बिलो होगा। तो इस वजह से कोई भी ऑप्शन नहीं है, और राइट ऑप्शन है यहाँ पे डी, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या है? डी। कोई भी यहाँ पे इसका इंटरनम नहीं है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्मोक क्लाउडेड द स्काई। क्लाउड जब होते हैं तो हमारे पास क्या होता है जी? अंधेरा हो जाता है। तो डार्क भी इसका सिनोनिम है। हैज़ और फॉग, ये जी बिल्कुल वेदर्स हैं, और इस टाइम पे वेदर जो है घिमी घिमी और क्लाउडेड होता है। तो लाइट क्या है यहाँ पे? बेसिकली इसका इंटरनम है। क्लाउड का इंटरनम लाइट है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। अ प्रोग्राम ऑफ रेगुलर डेंटल चेकअप। अ प्रोग्राम ऑफ रेगुलर डेंटल चेकअप। तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपने प्रोग्राम के अंदर रखी हो, आपके स्केड्यूल के हिसाब से चल रही हो। तो नन ऑफ दीज स्ट्रेटेजी रोड मैप। अब ये क्या हैं? ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, बट आपने क्या ढूंढना है? अपने इंटरनम ढूंढना है, ठीक है। ये बात अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि सिनोनिम करते हुए जब आप एकदम इंटरनम की तरफ आते हैं तो आपका माइंड सिनोनिम की तरफ चल रहा होता है। तो यहाँ पे आपका जो इंटरनम है वो है अनइवन, क्योंकि जो प्रोग्राम के हिसाब से ना चले। इवन प्रोग्राम के हिसाब से होगा, जो रोड मैप स्ट्रेटेजी, बट जो इंटरनम है वो है अनइवन है यहाँ पे। उसके बाद द वायोलेंस ऑफ द स्टॉर्म। द वायोलेंस ऑफ द स्टॉर्म काज्ड ग्रेट फेयर, ठीक है जी। तो अब वायोलेंस का जो इंटरनम है वो आपने ढूंढना है, ठीक है जी। किसका जी? वायोलेंस का इंटरनम। तो वायोलेंस का इंटरनम आप कहाँ गया जी? वायोलेंस का इंटरनम है वाइट हीट, पैशन, इमोशन। तो वायोलेंस का मतलब क्या होता है? शोर शराबा होना। उसके अलावा जो है इसका जो इंटरनम है वो यहाँ पे ना वाइट हीट है, ना पैशन है, ना इमोशन है, ठीक है। ये पैशन क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। आप इंटरनम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। पैशन क्या है? इसका सिनोनिम हो जाएगा। आप यहाँ पे इंटरनम ढूंढ रहे हैं, तो इंटरनम यहाँ पे क्या है? इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी, ठीक है। ये आपको लग रहा होगा सिनोनिम है, बट आप इसको डिक्शनरी में चेक करें, ये इसका इंटरनम ही है। आगे चलते हैं जी। द न्यू ड्रग प्रूव्ड इफेक्टिव। द न्यू ड्रग प्रूव इफेक्टिव। तो यहाँ पे जी नन ऑफ दीज को छोड़ दें। पुट आउट का मतलब बाहर निकलना, शेक आउट, प्रूव्ड का मतलब शेक आउट ही होता है। अब यहाँ पे ये जो पुट आउट और शेक आउट, इन दोनों की मीनिंग प्रूव्ड के साथ मैच नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो रीबूट है, ठीक है। प्रूव्ड होना और जो प्रूव ना हो उसे कहते हैं रीबूट। अच्छा जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शी वॉज एगर टू गेट स्टार्टेड। शी वॉज एगर टू गेट स्टार्टेड। तो एगर का मतलब क्या होता है? एगर बोलते हैं ना कुछ करने की बहुत जल्दी हो रही होती है, तो एगर
ठीक है जी। आर्डेंट, आर्डेंट की मीनिंग बिल्कुल एगर के अंदर नहीं आती, हंग्री भी नहीं है, वाइल्ड भी नहीं है, ये आपका सिनोनिम हो सकता है वाइल्ड, एगर और वाइल्ड, हंग्री भी आपका सिनोनिम हो सकता है। बट जो आप यहाँ पे ढूंढ रहे हैं इंटरनम, और इंटरनम है यहाँ पे इनडिफरेंट, क्या है जी, इनडिफरेंट। आप बिल्कुल सुकून से रहें, बिल्कुल डिफरेंट ना हो। एगर जब आप करते हैं तो आप बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं ना, आपके अंदर क्या आ जाता है, हंग्री, वाइल्डनेस आ जाती है। बट यहाँ पे आप इंटरनम ढूंढ रहे हैं तो इंटरनम यहाँ पे जो आपका है वो है सी। आगे चलते हैं जी, आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास स्पेलिंग्स के वर्ड्स हैं। तो स्पेलिंग्स बिल्कुल आसान सी हैं जी। देखें, कमेटी, कमेटी हम बहुत वर्ड है जो हम आए दिन सुनते हैं कि जी जजों की कमेटी बन रही है, हम कमेटी डाल रहे हैं जी, मोहल्ले की कमेटी है। तो कमेटी, कमेटी की राइट स्पेलिंग क्या है? तो कमेटी की राइट स्पेलिंग होती है COMMITTEE। इसमें डबल एम भी आता है, डबल टी भी आता है और डबल ई भी आता है। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार की आपने मीनिंग चेक करनी है कि रजिस्ट्रार की जो स्पेलिंग है वो सही है क्या। देखें, ये भी स्पेलिंग है, ये भी स्पेलिंग है, ये भी स्पेलिंग है, बट रजिस्ट्रार की स्पेलिंग जो राइट है वो है REGISTRAR वाली जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमने देखना है कि रेफरी की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो क्या है, रेफरी की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो देखें यहाँ पे रेफ फ्री, ठीक है, अब यहाँ पे भी रेफरी, 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 तो राइट ऑप्शन जो है रेफरी का वो बी है, REFEREE, रेफरी। उसके बाद 24 की तरफ हम देखते हैं। 24 के अंदर हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा है, एसोनेंस। तो एसोनेंस देखें, ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो आपको दिख रहे होते हैं कि इनकी मीनिंग बिल्कुल सेम सेम है, बट अगर आप इसको डिक्शनरी में से नहीं याद करते, अपनी डेली रूटीन के अंदर ऐसे वर्ड्स को नोट नहीं करते, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि टेस्ट के अंदर जब इस तरह के सवालात आपके सामने आते हैं तो उस टाइम पे आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एसोनेंस की जो करेक्ट जो स्पेलिंग है वो है बी, ASSONANCE। क्वेश्चन नंबर 5, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट भी देख, आपको पता है जी, जो स्पेस के अंदर जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी, एस्ट्रोनॉट। तो एस्ट्रोनॉट की करेक्ट स्पेलिंग ये भी नहीं है, नॉट, नॉट, नॉट गलत है ये। राइट ऑप्शन क्या है, डी, ASTRONAUT। तो ये है एस्ट्रोनॉट की करेक्ट स्पेलिंग। आगे चलते हैं जी, हमारे पास है एरर डिडक्शन। एरर डिडक्शन के अंदर हमारे पास 4 सवाल हैं और एरर डिडक्शन बिल्कुल ही आसान होती है। आपने एरर डिडक्शन के अंदर करते हुए काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जी ऑप्शन कौन से हैं। अब ऑप्शन समझ नहीं आ रहे होते हैं और फिर जो छोड़ देते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, और काफ़ियों को तो फिर पता ही नहीं चल रहा होता। तो यहाँ पर असल में आपने एरर ढूंढना होता है और जो भी एरर होगा वो ही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, आपकी आंसर शीट के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ते हैं। 26 क्या कहता है जी, द मॉस्क ऑफ KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, आर बेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान। तो जी जो मॉस्क हैं कहाँ पे, सऊदी अरेबिया के अंदर, वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, बिल्कुल बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। बट ये सेंटेंस में मसला है, सेंटेंस में क्या एरर है जी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो बात हो रही है, द मॉस्क ऑफ द KSA आर बेटर देन दैट, दैट इज सिंगुलर, दैट क्या है, सिंगुलर। बट यहाँ पे ये जो मॉस्क हैं ये प्लूरल हैं, तो यहाँ पे आना था दोज, यहाँ पे क्या आना था, दोज। क्योंकि अगर ये सेंटेंस होता द मॉस्क ऑफ KSA इज बेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान, फिर था सही। बट यहाँ पे मॉस्क क्या है, प्लूरल है, तो जब ये प्लूरल है तो दैट जिसकी तरफ इशारा कर रहा है तो वो भी तो प्लूरल आएगा, और दैट का प्लूरल है दोज। तो यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे एरर था डी। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, ही ऑलवेज ड्रेस्ड हिमसेल्फ व्हेन ही वाज फ्री। तो अब यहाँ पे ये दिखने पे आपको बिल्कुल ही सेंटेंस सही लग रहा होगा, यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, बट यहाँ पे नन ऑफ दीज भी नहीं है। तो आपको मैं एक बात बता दूँ, यू कैन नॉट यूज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अलॉन्ग विथ ड्रेस्ड वर्ड, ठीक है, ड्रेस्ड वर्ड के साथ आप जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे जो एरर है वो है बी, गलत यूज़ हुआ हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। योर्स अंकल इज माय बेस्ट फ्रेंड। योर्स अंकल इज माय बेस्ट फ्रेंड, जो आपके अंकल हैं वो मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। तो यहाँ पे ये जो योर्स है ये गलत है। क्यों? क्योंकि अक्सर हम जो एप्लीकेशन है उसके अंदर भी यूज़ करते हैं ना योर्स ओबीडेंटली, तो योर्स ये किसी भी ग्रामर के अंदर नहीं है जो अपास्ट्रॉफी के साथ हो, ठीक है, जो अपास्ट्रॉफी के साथ योर्स लिखा जाता हो, क्योंकि वी कैन नॉट फॉर्म द पॉसेसिव केस ऑफ द प्रोनाउन बाय पुटिंग द अपास्ट्रॉफी, ठीक है। हम नाउन की जो पॉसेसिव केस है वो अपास्ट्रॉफी के साथ बना लेते हैं, जैसे अली तो अलीज हाउस हो गया, ठीक है। बट जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का पॉसेसिव केस अपास्ट्रॉफी के साथ नहीं बनता। इसी तरह ही आगे एक और इस तरह का ही सवाल है, वहाँ पे भी ये मैं क्लियर करूँगा। तो योर्स ये बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो राइट जो ए ऑप्शन है वो एरर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, यू एंड उवैस करनी हैव डन देयर वर्क। यू एंड उवैस करनी हैव डन देयर वर्क। तो मैंने अपनी क्लास के अंदर और बार बार स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया है कि जी जब भी आपके पास प्रोनाउन आ जाए, क्या जी प्रोनाउन आ जाए और उसके साथ कोई नाम आ जाए, तो वहाँ पे जी आपका जो पॉसेसिव केस यूज़ होता है वो सेकंड पर्सन को प्रेफर करता है। अगर आपके पास फर्स्ट पर्सन है तो आप फर्स्ट पर्सन को प्रेफर करेंगे, अगर आपके पास सेकंड पर्सन है तो आप सेकंड पर्सन को प्रेफर करेंगे व्हाइल यू आर डीलिंग विद द पॉसेसिव केस ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस। तो अब यहाँ पे ये जो देयर है ये देयर गलत है, यहाँ पे योर आना है। यहाँ पे क्या आना है? योर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है? यहाँ पे राइट ऑप्शन मतलब एरर क्या है? वो सी है। क्वेश्चन नंबर 13, आइदर ऑफ द टू बॉयज हैव नॉक द डोर। आइदर ऑफ द टू बॉयज हैव नॉक द डोर। तो यहाँ पे ऑफ भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। हैव के अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि इधर या आइदर बोथ प्रोनाउंसिएशन आपके बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इधर और इधर आइदर इट इज़ अ सिंगुलर इन नेचर, सो यू कैन यूज the singular verb if the subject is singular. तो either is a singular, then you can use the singular helping verb which is has. So the error in this sentence is option D. तो होपफुली जी ये आपको जो एरर रिडक्शन से ये समझ आ रही होंगी। अब जी प्रीपोजिशन, द मोस्ट ट्रिकी पार्ट ऑफ द इंग्लिश सेक्शन, जो कि है हमारे पास जी प्रीपोजिशन का, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। डिफरेंट चीज़ों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? नंबर 1, ट्रू एजुकेशन डज नॉट कंसिस्ट। ट्रू एजुकेशन डज नॉट कंसिस्ट दैट सिंपली बीइंग थॉट फैक्ट्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे कंसिस्ट की क्या है? कंसिस्ट आप कहाँ पे यूज़ करते हैं? देखिए जी, एक आपके पास दो वर्ड हैं, कंसिस्ट ऑन और कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट इन और कंसिस्ट ऑफ। तो जो कंसिस्ट ऑफ है वो आप यूज़ करते हैं मटेरियल थिंग्स के साथ, ठीक है। किसके साथ? मटेरियल थिंग्स के साथ। और जो आप यूज़ करते हैं कंसिस्ट इन, वो आप यूज़ करते हैं नॉन मटेरियल थिंग्स के साथ, ठीक है। जो कंसिस्ट इन है वो नॉन मटेरियल थिंग्स और जो कंसिस्ट ऑफ है वो मटेरियल थिंग्स के साथ। जो तो अब हम देखते हैं, ये मैंने आपको सिंपली फैक्ट बता दिया है कि आपको पता चल सके कि राइट यूज़ करना किस तरह है। इसके ऊपर मेरी वीडियो भी बनी हुई है, उसका मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से इसका पूरा यूजेज देख सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड हाउ यू कैन यूज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसिस्ट जी ऑफ और कंसिस्ट इन। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि ट्रू एजुकेशन डज नॉट कंसिस्ट, तो यहाँ पे ऑफ आना है या इन आना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसिस्ट इन आना है। क्या आना है जी? कंसिस्ट इन, क्योंकि कंसिस्ट इन क्या है? किस चीज़ के बारे में बात करता है? नॉन मटीरियल थिंग्स। तो मुझे आप बताएंगे ये जो ट्रू एजुकेशन है ये मटीरियल थिंग है या नॉन मटीरियल थिंग? तो नॉन मटीरियल थिंग है, तो दैट्स वाई द राइट ऑप्शन इज हेयर बी, इन आना है। उसके बाद देयर डाइट कंसिस्टेड लार्जली डैश वेजिटेबल्स। देयर डाइट, ठीक है। डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट अक्सर आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पे क्या है, जो आपकी डाइट है वो किसके ऊपर बेस करती है? वेजिटेबल्स के ऊपर बेस करती है, ठीक है जी। किसके ऊपर बेस करती है? वेजिटेबल्स के ऊपर बेस करती है। तो यहाँ पे भी जो डाइट है, डाइट क्या मटीरियल थिंग है?
आप मुझे बताएं। डाइट मटेरियल थिंग है, डाइट जी बिल्कुल मटेरियल थिंग है। आप देखते हैं डाइट के अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर नॉन मटेरियल थिंग होती तो हम चूज़ करते इन, बट ये मटेरियल थिंग है, तो इस वजह से यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो आपका ए है, मतलब कंसिस्टेड लार्जली ऑफ वेजिटेबल्स। ठीक है जी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 33 है उसके अंदर कैपेसिटी का वर्ड यूज़ हो रहा है। तो कैपेसिटी के साथ आप दो प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं, एक है कैपेसिटी ऑफ और दूसरा है कैपेसिटी फॉर। कैपेसिटी ऑफ आप कब यूज़ करते हैं, जब आप मिसाल के तौर पे बताते हैं कि इस चीज़ के अंदर इतनी कैपेसिटी है। मिसाल के तौर पे द रूम हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 50 सीट्स, मतलब ये रूम के अंदर 50 सीटें रखने की क्या है, कैपेसिटी है। बट जो कैपेसिटी फॉर आप यूज़ करते हैं वो आप वहाँ पे यूज़ करते हैं द एबिलिटी टू डू थिंग्स, कि आपके अंदर काम करने की कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, काम करने की जब भी कैपेसिटी के बारे में बात होती है तो यू कैन यूज द प्रीपोजिशन फॉर विद द कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के साथ यहां पे भी जो बात हो रही है, शी हैज एन इनॉमरियस कैपेसिटी फॉर हार्ड वर्क, काम करने की बात हो रही है। यहां पे ये नहीं बताया जा रहा कि इस चीज के अंदर इतनी कैपेसिटी है। ठीक है जी। आगे आगे हम चलते हैं, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 34 हमें बता रहा है माय फ्रेंड अपोलोजाइज्ड टू इंटरप्रेटिंग ड्यूरिंग माय स्पीच। आपको ये बिल्कुल सही लग रहा होगा, ठीक है, बट यहाँ पे ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि टू आप तब यूज़ करते हैं जब आप किसी भी शख्स से जो है अपोलोजाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे आई अपोलोजाइज टू माय फ्रेंड, तो वहाँ पे टू यूज़ होगा। बट आप जब किसी एक्शन के लिए, किसी पेन की वजह से या किसी काम की वजह से अपोलोजाइज करते हैं, देन यू कैन यूज़ द फॉर। तो माय फ्रेंड अपोलोजाइज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग ड्यूरिंग माय स्पीच। इन सब के ऊपर मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, मैं उसके लिंक शेयर कर दूंगा, काइंडली आप उसको देख लीजिएगा। आपको वो बहुत पूरा कॉन्सेप्ट है और उसके साथ साथ उनकी क्या है जी, प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस भी दिए हुए हैं, ताकि आप पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद जी आप प्रैक्टिस करें, ताकि आपको उसके अंदर जब भी वो आपके वर्ब्स आए टेस्ट के अंदर तो आपको तकलीफ ना हो और आप आसानी से उसको टैकल कर लें। अब जी व्हाट इज़ ही एंग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जी क्या आना है एंग्री के साथ, फ्रॉम आना है, ऑफ आना है, अबाउट आना है, क्या आना है जी, या फॉर आना है। तो अब एंग्री आप जब भी किसी शख्स के साथ होते हैं तो फिर आप यूज़ करते हैं विथ, तो विथ तो यहाँ पे है नहीं। एंग्री एट यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ के ऊपर हों, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या होना है, ठीक है, और एंग्री के साथ अबाउट भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे सिंपली एट और अबाउट दोनों ही आप यूज़ करते हैं जब आप किसी चीज़ के बारे में क्या हो, एंग्री हो। बट अगर आप किसी शख्स के साथ एंग्री हो तो आप विथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एट और अबाउट, अगर एट होता तो एट भी सही था, अबाउट होता तो अबाउट भी सही है, ठीक है। दो ऑप्शन से दोनों ही ऑप्शन सही हैं। अगर यहाँ पे एट भी होता तो यहाँ पे बोथ ए और सी भी होना था। तो ये हो गए जी आपके प्रेपोजिशंस। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं, ठीक है जी। इट्स 2 miles टू द बीच। अब मैंने आपको बताया था ना कि जी पजेसिव जो भी आपके बनते हैं, पजेसिव केस किसके जी, प्रोनाउन के, तो उसके साथ तो अपोस्ट्रोफी लगती नहीं। तो यहाँ पे भी तो इट्स है, तो इस इट्स का मतलब क्या है, इस इट्स का मतलब है इट इज़। इस इट्स का मतलब क्या है, इट इज़। कभी भी इसका मतलब इट्स जो है वो आपका पजेसिव केस शो नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट इज़। जो इट्स होता है ये है पजेसिव केस प्रोनाउन का। ये काइंडली अपने दिमाग में बिठा लें, ये अक्सर स्टूडेंट्स गलतियाँ करते हैं। तो यहाँ पे इट कौन सा केस है, व्हेन योर नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस देन यू कैन कॉल्ड इट नॉमिनेटिव केस। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, ए। उसके बाद शी होप्स इट विल बी अ बॉय। तो यहाँ पे इट क्या है, कौन सा केस है, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, जेनेटिव और पजेसिव। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, होप के बाद इट यूज हो रहा है। शी होप्स इट विल। अब आपको ये लग रहा होगा ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, बट शी होप्स यहाँ पे एक सेंटेंस है और उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस है, इट विल बी अ बॉय। तो इट यहाँ पे नॉमिनेटिव केस है, इट यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। अब यहाँ पे आप बोल रहे होंगे ये ही के साथ सर आप कह रहे थे अपास्ट्रॉफी नहीं लगती, तो अपास्ट्रॉफी के और भी यूसेज होते हैं जब आप वर्ड्स को शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे ही हैज़ है, ठीक है, ही हैज़ बीन है, इसका मतलब पॉसेसिव केस कतन नहीं है। तो बहरहाल जी ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस लिविंग स्कूल, ही हैज़ बीन वर्किंग इन अ बैंक सिंस लिविंग स्कूल। तो यहाँ पे सिंस क्या है, अक्सर आप यूज़ करते हैं ना सिंस और फॉर, तो यहाँ पे ये जो आपका सिंस यूज़ हो रहा है ये है प्रीपोजिशन। क्या है जी, प्रीपोजिशन। इसी तरह अगर आप कहते हैं आई हैव बिन वर्किंग फॉर 3 आवर्स, तो वहाँ पे फॉर क्या है, प्रीपोजिशन। ये अपने माइंड में जो है बात बिठा लें कि जब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ हो रहे होंगे तो वहाँ पे सिंस और फॉर क्या होगा, आपका प्रीपोजिशन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। शी हैज़ सिंस रिमेन्ड, शी हैज़ सिंस रिमेन्ड। अब यहाँ पे देखिए जी सिंस क्या है, सिंस यहाँ पे प्रीपोजिशन कतन नहीं है। सिंस यूज हो रहा है किसके साथ, वर्ब के साथ। किसके साथ यूज हो रहा है, वर्ब के साथ। तो ये क्या है, एडवर्ब। अ वर्ड विच एड समथिंग इन द मीनिंग ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब। सिंपल सी बात है। वैसे एडवर्ब एडजेक्टिव के साथ भी यूज होता है और एडवर्ब एंड अदर एडवर्ब वर्ब एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब के साथ यूज़ होता है। 3 सिचुएशंस होती है, बट यहाँ पे जो सिंस है वो एडवर्ब है क्योंकि ये वर्ब के साथ यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40। आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन बट आई थिंक दैट आई एग्री। अब ये आपको लग रहा होगा जी कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है, बट जी ये क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। किस तरह जी, देखें आई एम नॉट श्योर ये एक हो गया, ठीक है, क्लॉज, एक क्लॉज हो गई। उसके बाद व्हाट यू मीन, ठीक है, व्हाट, यहाँ पे ये जो व्हाट है ये कंजक्शन है, ठीक है। उसके बाद बट आई थिंक दैट आई एग्री, ठीक है। व्हाट यू मीन, यहाँ पे आपके एक ये पॉइंट लग रहा होगा कि व्हाट क्या है, कंजक्शन है। उसके बाद बट भी आपके पास एक सिचुएशन आ गई और दैट भी आपके पास सिचुएशन आ गई। तो बट हमने पढ़ा है, इसके ऊपर एक अलग लेक्चर है मेरा पूरा, फैन बॉयज़, ठीक है। फैन बॉयज़ हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, फैन बॉयज़ हम यूज़ करते हैं जब हमारा सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस हो। ये देखें, एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड है, एन का मतलब नॉर है, बी का मतलब बट है, ओ का मतलब और है, और वाई का मतलब क्या है, येट है, एस का मतलब सो है। तो यहाँ पे बट यूज़ हो रहा है तो ये तो कंपाउंड हो गया। और उसके बाद यहाँ पे दैट भी यूज़ हो रहा है। तो दैट यहाँ पे ये जो यूज़ हो रहा है ये है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये हो गई आपकी डिपेंडेंट क्लॉज। जो दैट एग्री है ये है डिपेंडेंट क्लॉज, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज हो और 2 कम से कम इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और 3 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन बन रहा है वो है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का। तो ये इंग्लिश का पोर्शन ख़त्म हुआ। अब हम जी साइंस के पोर्शन को देख लेते हैं कि साइंस के पोर्शन के अंदर जो हमारे 10 सवाल हैं वो किस तरह यूज़ हुए हैं या यहाँ पे राइट ऑप्शंस कौन सा होगा। तो नंबर 1 जी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि जी अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट का मतलब क्या होता है कि ज़मीन का ऊपर वाला जो सतह होती है उसे अर्थ क्रस्ट कहते हैं। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज अर्थ क्रस्ट। अर्थ होती है, क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या कह रहा है, लेस्ट अबंडेंट गैस, मतलब बहुत कम जो गैस होती है वो कौन सी होती है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो तो ऑक्सीजन होती है, 46% होती है, और जो सबसे कम गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है जी। हाइड्रोजन कितनी होती है, 0.14%। उसके बाद अगर आप बात करें टाइटेनियम की तो टाइटेनियम 0.44% होती है, ठीक है। अगर बात करें सिलिकॉन की तो सिलिकॉन है 27%, ऑक्सीजन है 46%। तो अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है 0.14%। तो सबसे कम लेस्ट अबंडेंट गैस जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हाइड्रोजन है। तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बी। क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबंडेंट इन द एयर। मतलब हवा जो है
हवा के अंदर सबसे ज़्यादा गैस कौन सी होती है? अब आपके जहन में आ रहा होगा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जी बिल्कुल नहीं होती, ऑक्सीजन होती है 20%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 20%। जो नाइट्रोजन है वो होती है 78%। कितने परसेंट होती है? 78%। ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो हम बोलते हैं ऑक्सीजन हवा के अंदर बहुत ज़्यादा है, बट जी हवा के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं है, नाइट्रोजन ज़्यादा है। तो 78% नाइट्रोजन है किसके अंदर? एयर के अंदर। आगे जी क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, और क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछ रहा है कि जी ऑरोमुस, ऑरोमुस इज़ द लैटिन नेम ऑफ। तो ऑरोमुस किसका लैटिन नेम है? ऑरोमुस है गोल्ड का लैटिन नेम। ठीक है जी, किसका लैटिन नेम है? गोल्ड का। और गोल्ड को हम AU से इसका सिंबल हम गोल्ड का AU है, तो इसके स्टार्टिंग वाले वर्ड लिए हुए हैं आरोमस के। ठीक है, AU। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास कौन सा है? प्लम्बम। प्लम्बम इज द लैटिन नेम ऑफ। तो प्लम्बम किसका लैटिन नेम है? ठीक है, PB। PB अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं लीड का। लीड का ये रहा, राइट ऑप्शन है D, PB। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? PB। ये एक टेबल है, ये टेबल को आप अगर सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएंगी। ये वो वाली चीज़ें हैं जो टेस्ट में आती हैं और जो आपने नहीं पढ़ी होती हैं और फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। SN इज द सिंबल ऑफ। SNG किसका सिंबल है? SN है जी टिन का सिंबल। SN के, क्योंकि सिल्वर जो है उसका AG है सिंबल। ठीक है, सिल्वर का है AG। गोल्ड का भी हमने पढ़ा था, वो है AU। इसी तरह ही लीड का भी हमने पढ़ा था, प्लम्बम। तो जी ये क्या है? टिन। टिन का जो सिंबल है वो है SN, और SN का मतलब होता है स्टेनम। ठीक है, स्टेनम, STANNUM, स्टेनम। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आगे जी HG। HG जी किसका सिंबल है? HG है जी मरकरी का। आयरन का तो बिल्कुल ही नहीं है। आयरन का क्या होता है जी? आयरन का, शाबाश, आयरन का क्या है? Fe। ठीक है, इसी तरह ही हाइड्रोजन का भी नहीं है, लीड का भी नहीं है, अभी हमने पीछे पढ़ा है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? मरकरी। ग्लूकोज इज द केमिकल नेम ऑफ। ग्लूकोज जो है वो केमिकल नेम किसका है? ठीक है, हम ग्लूकोज बोल रहे होते हैं ना, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है वो केमिकल नेम असल में है किसका? ठीक है, लाफिंग गैस बिल्कुल नहीं है, ब्लीचिंग पाउडर भी नहीं है, बेकिंग सोडा भी नहीं है। तो डेक्सट्रोज, ग्लूकोज इज द केमिकल नेम ऑफ डेक्सट्रोज। ठीक है, केमिकल नेम है किसका? डेक्सट्रोज का। आगे जी लैक्टोज इज द केमिकल नेम ऑफ। लैक्टोज केमिकल नेम किसका है? विनीगर का है, लाइम का है, या शुगर का है? जी इनमें से किसी का भी नहीं है, ये है जी आपका मिल्क शुगर का। लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर का जो केमिकल नेम है उसे कहते हैं। ठीक है, लैक्टोज। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ। सोडियम कार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ सोडा ऐश या वॉशिंग सोडा। ठीक है जी, वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश, बेकिंग सोडा का बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट का केमिकल नेम है वो है वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश का केमिकल नेम जो है वो है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है जी, उसके बाद नीचे देखते हैं, आखिरी हमारे पास बिल्कुल आसान सा सवाल है 100। वो कहता है जी लीड एंड टिन रिप्रेजेंट एन अलॉय। जो लीड एंड टिन जो है वो कौन सी अलॉय को रिप्रेजेंट करते हैं? तो लीड और टिन जो हैं वो सोल्जर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो ब्रॉन्ज है उसमें कॉपर और टिन होता है, ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर और टिन होता है। वाइट जो गोल्ड होता है, वाइट गोल्ड के अंदर प्लैटिनम और निकल होता है, और इसी तरह ही ब्रास की बात करें तो उसके अंदर कॉपर और जिंक होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है लीड और टिन, और लीड और टिन होता है सोल्डर के अंदर। तो होपफुली जी आप लोगों को सारे सॉल्यूशन सुन के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सअप नंबर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।